तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीक़ा से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत उत्तम तरीक़ा से कीजिए। और आज जो अपना है मौर्योत्तर काल का जो हम लोग देखे थे पिछला वीडियो में, जो ब्राह्मण समाज की संस्थापना थी पुष्यमित्र शुंग ने की थी, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मौर्य समाज की का जो विघटन होता है, जो मौर्य समाज का जो अस्तित्व जो होता है, वह क्या करता है कि खत्म होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे छोटे छोटे साम्राज्य में यह विभक्त हो जाता है, जिससे क्या होता है कि बाहरी लोगों को आक्रमण करने की माने की व्यवस्था इसको मिल जाती है। तो इसी बीच में हम लोग देखते हैं कि बाहरी लोगों में जो आने वाले सबसे पहले जो आए वो मध्य एशिया से आने वाले लोगों में कौन कौन थे। तो यह मौर्योत्तर काल की बात है, जिसमें हम लोग पहले देखें कि शुंग वंश आया, धीरे धीरे सिमटते सिमटते उसके बाद हिंद यूनानी आ गया। इसी बीच में जो लोग आए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मध्य एशिया से चार छोटे छोटे वंश का उदय हुआ। चार छोटे छोटे वंश जो हुआ मध्य एशिया में है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जो क्या हुआ, इस साइड जो था पहले, ये इंडिया का जो मैप है, इस साइड इंडिया का जो मैप है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इस साइड का जो क्षेत्र था, इस साइड का जो क्षेत्र था, जो आज के डेट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था, इस पार्ट से क्या हुआ कि छोटे छोटे जो लोग, छोटे छोटे जो वहाँ पे जो कबीला था, वहाँ से क्या किया कि वो लोग इंडिया में प्रवेश करता है। इसी इंडिया के प्रवेश आता है और यहाँ पर क्या करता है कि अपना साम्राज्य को स्थापित कर लेता है। तो इसमें पहला जो आता है वो हिंद यूनानी, पहला आता है हिंद यूनानी, उसके बाद सब पहला बहुत, इसको याद रखिएगा, ये कभी कभी अरेंज करने के लिए पूछ लेता है। तो देखिए इसमें पहला जो आया वो हिंद यूनानी, इसको ग्रीक भी बोलते हैं, बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये अगर तीनों नाम रहे तो इसमें से घबराने की कोई बात नहीं है, या तीनों एक ही है, हिंद यूनानी, ग्रीक और बैक्टीरियाई। ये सबसे पहले आक्रमण डेमेट्रियस ने किया। डेमेट्रियस जो एक कबीला था, एक जगह जो मध्य एशिया में था, वहाँ का जो एक शासक था, वो कबीला का शासक था डेमेट्रियस। वह क्या किया कि सबसे पहले क्या कहता है कि यहाँ पे आक्रमण करता है और इसने भारत पर आक्रमण कर पंजाब एवं सिंध को क्या करता है कि जीत लेता है। तो आपको बोले थे कि ये मध्य एशिया के पार्ट था, और क्योंकि इधर से तो ये आ नहीं सकता था, क्योंकि इधर से जो जगह थी वो माउंट एवरेस्ट से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो एरिया है वो पूरी माउंट एवरेस्ट से घिरा हुआ था। तो इधर से तो ये आ नहीं सकता। तो ये बंदा क्या करता था कि कोई भी आता था तो जिसका भी प्रवेश हुआ वो इधर से ही हुआ, इस साइड से ही प्रवेश हुआ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि बाद में इसको मैप बना करके मैं बताऊंगा कि हिंद यूनानी सब पहला वर्तुषान, सबसे पहले हिंद यूनानी, ग्रीक, बैक्टीरिया, ये सिंध को जीतता है। पंजाब के एरिया को जो अपना पंजाब का एरिया रहता है और सिंध का जो एरिया रहता है, इसको जीत करके वह क्या करता है कि 190 ईस्वी में वह अपना सत्ता को स्थापित करता है। इसकी राजधानी जो रहती है वो साकल, जो सियालकोट है, जो पाकिस्तान, सियालकोट जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, वो सियालकोट इसकी क्या करती है कि राजधानी यहाँ पर आता है। इसके प्रमुख शासक जो होता है मीनांडर। अब आप यहाँ पे देखिएगा जो मीनांडर जो आता है, मीनांडर जो आता है 165 से 145 ईस्वी में, तो मीनांडर जो आता है यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि इंडिया का लोग का अगर विदेश में जाता है तो उसका नाम शॉर्ट हो जाता है, लेकिन मीनांडर जो आया, तो मीनांडर तो अंग्रेजी टाइप का जो नाम है, बैक्टीरियाई था तो अंग्रेजी टाइप का नाम था, ग्रीक भाषा का यह शब्द था मीनांडर। तो उसने क्या कर दिया कि इंडिया पे आने पर वह मिलिंद कर दिया, मिलिंद, इसने टैक्टिस अपनाया शासन करने के लिए। तो इसने क्या किया कि मिलिंद बन गया, मीनांडर जो था वह मिलिंद बन गया। और इससे क्या किया कि मीनांडर एवं नागसेन के प्रश्न उत्तर का संकल्प मिलिंद पनाह में, मिलिंद के प्रश्न में। इसमें क्या होता है कि मीनांडर जब यहाँ पर शासन स्थापित करता है तो इसको एक क्या करता है कि नागसेन नामक एक बौद्धिस्ट मिल जाता है, और वो बौद्धिस्ट से क्या करता है कि मीनांडर में डिफरेंट टाइप का सवाल जो बौद्ध से रिलेटेड होते हैं, जो बौद्ध से संबंधित होते हैं, वह सवाल पूछता है। और जिसका नागसेन ने क्या करता है कि बहुत अच्छे तरीक़ा से, नागसेन ने उसको बहुत विस्तृत तरीक़ा से क्या करता है कि उसकी जानकारी देता है। तो इसीलिए एक मिलिंद पनाह बुक जो लिखा है, मिलिंद पनाह, उसमें क्या होता है कि मीनांडर जो क्या करता है, या मिलिंद ने जो सवाल नागसेन से पूछा हुआ है, उसी बुक में क्या है कि उसको संकलित किया है।
माने कि संकलित किया हुआ है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद ने जो नागसेन से जो प्रश्न पूछे उसको हम लोग मिलिंद के प्रश्न कहते हैं, और उसको मिलिंद पनाहों में संकल्पित किया गया हुआ है, संलिप्त किया गया हुआ है, संलिप्त किया हुआ है। अब इसने देखिए सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। आप लोग देखिएगा कि सर्वप्रथम सोने का सिक्का हिंद यूनानी में जारी किया था। देखिए 3 प्रश्न बनता है। सबसे पहले सोने का सिक्का जारी करने वाला हिंद यूनानी, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जारी करने वाला कुषाण वंश, और सबसे विस्तृत रूप में सोने का सिक्का चलाने का जो जाता है वह गुप्त साम्राज्य को जाता है, गुप्त शासक को। इसीलिए इस तीनों को आप लोग याद रखिएगा। तो इसलिए सबसे पहले सोने का सिक्के जारी किए। ये प्रथम शासक जिनके सिक्के से काल एवं राजा की निश्चित जानकारियां मिलती हैं। ये प्रथम ऐसा शासक हुआ हिंद यूनानी जिससे ये पता चलता है कि इसका राजा ये है। सोने का जो सिक्का है उस पर क्या करता है कि गुदवाने का या राजा के चित्र का वर्णन करने का, उसकी परंपरा सर्वप्रथम इसी हिंद यूनानी के समय ही हुआ। अब उसके बाद देखते हैं गंधार कला का विकास। गंधार कला के विकास में हेलेनिस्टिक आर्ट का योगदान। अब देखिए ये जो था वह हिंद यूनानी, वह मध्य एशिया से आया था। तो उसने क्या किया कि एक कला वो अपने से उधर से भी लेकर के आया, और जो अपने इंडिया में, जो अपने भारत में, जो प्यारा भारत में जो अपना जो पहले से जो कला विकसित था, वो दोनों को मर्ज करा करके एक कला का विकास हुआ जिसको हम लोग गंधार कला बोलते हैं। गंधार कला, और यह जो गंधार कला था वह बौद्ध से संबंधित है। तो आप लोग एग्जाम में पूछ लीजिएगा, यह बौद्ध से संबंधित है गंधार कला। गंधार कला, क्योंकि यहाँ पे मिलिंद ने क्या किया था कि जो प्रश्न पूछा था नागसेन ने उसकी जवाब जो दिया था, उससे वह क्या किया था कि बहुत प्रभावित हुआ, और वह उसने क्या किया था कि बौद्ध धर्म को कबूल लिया था। तो इसीलिए यह दोनों हेलेनिस्टिक आर्ट और इंडिया का, भारत का जो कला जो मिल करके एक कला का निर्माण हुआ जिसको हम लोग गंधार कला कहते हैं, और यह बौद्ध से संबंधित यह कला था। गंधार कला बौद्ध से संबंधित कला है। यह नाटक में पर्दा प्रचलन, हम लोग आज भी देखते हैं कि जो नाटक में जो पर्दा का जो प्रचलन होता है, जो बीच में पर्दा गिरता है, वह क्या किया था कि हिंदी यूनानी का ही देन है। इस तरीका से कुछ ऐसा पॉइंट हो गया जो हिंदी यूनानी से इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है। उसके बाद जब रहता ही है, इसी के समय क्या होता है कि शक जो आता है वह क्या करता है, चारागाह के रूप में इंडिया में प्रवेश करता है। वह चारा के रूप में या गाय भैंस छोटे छोटे चराने के रूप में वह इंडिया में प्रवेश करता है, और धीरे धीरे यहाँ पे आकर के अपनी शासन को विस्तृत करता है। यूनानियों के बाद शक मध्य एशिया से भारत है, मध्य एशिया से भारत है, और उसके बाद शकों के 5 शाखा, जिसमें पश्चिमी शाखा महत्वपूर्ण है। देखिए 5 शाखा में यह आता है, और 5 शाखा में यह क्या करता है कि विभक्त हो जाता है, जिसमें 5 शाखा, जिसमें पश्चिमी शाखा, जो पश्चिमी शाखा जिसको हम कह रहे हैं पश्चिमी साइड, जो पंजाब प्रांत का जो क्षेत्र होता है, उधर पर यह सबसे प्रमुख था। इसके प्रमुख शासक रुद्रदामन 180 से 150 ईस्वी तक। इसने क्या किया था कि एक महत्वपूर्ण झील का, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धारण किया। यानी कहने का मतलब कि इसने सुदर्शन झील, आप लोग याद रखिएगा, सुदर्शन झील मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, और वो गुजरात में है, और उसको जीर्णोद्धार हुआ। क्या किया था कि वह एक तरीका से विलुप्त होते हुए जा रहा था, उस पर बहुत सारा कूड़ा कचरा जो था वह जमा हो चुका था। तो उसको पहली बार क्या किया कि रुद्रदामन ने ही इसको जीर्णोद्धार किया। इसने संस्कृत में पहला अभिलेख, यानी कि जूनागढ़ का अभिलेख जारी किया। आप लोग याद रखिएगा कि ये संस्कृत में पहला अभिलेख, पहले जो भी अभिलेख था जो अशोक के समय में और शासक के लोगों, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, अरामाइका, ये सब लिपि का उपयोग करके उसने शिलालेख लिख पाया। लेकिन पहली बार संस्कृत का उपयोग जो जूनागढ़ अभिलेख में है, जूनागढ़ अभिलेख में इसने पहली बार संस्कृत का उपयोग किया। उज्जैन के स्थानीय शासकों ने इसे हराया। अब देखिए रुद्रदामन को क्या होता है कि वहाँ पे उज्जैन के एक स्थानीय शासक रहते हैं, वह क्या करते हैं कि इसको हरा देते हैं। तो इसको हराने के बाद वह शासक जो क्या करता है कि विक्रमादित्य के उपाधि धारण करता है, और उसने क्या करता है कि 58 ईस्वी में क्या करता है कि विक्रम संवत की शुरुआत करता है। तो आप लोग याद रखिएगा 58 ईस्वी में विक्रम संवत, 319 ईस्वी में शक संवत,
शक संवत। और इसी तरीका से आप लोग देखिएगा कि इसी में और 78 ईस्वी में 78 ईस्वी में क्या होता है कि शक संवत जारी करता है। यह चंद्रगुप्त क्या, तो इस तरीका से हम लोग देखा कि 58 ईस्वी में जो चलता है वह विक्रम संवत का उदय हो जाता है, विक्रम संवत की शुरुआत होती है। और विक्रम संवत जो होता है वह नेपाल का जो है वह नेपाल का कैलेंडर है। अगर विक्रम संवत के बारे में अगर पूछ दिया जाए तो विक्रम संवत जो होता है वह 1 ईस्वी से अभी जो चल रहा है मेरा 2022 चल रहा है, 1 से 2022 के बीच में क्या करते हैं कि हम जो 58 अगर इसमें जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो यह क्या करेगा कि विक्रम संवत को बताएगा। अगर इसमें से हम 78 को घटा देंगे तो वह क्या करेगा कि मेरा शक संवत को प्रचलित करेगा। तो इस तरीका से जो नेपाल का जो है नेपाल का कैलेंडर नेपाल के कैलेंडर से रिलेटेड है, नेपाल के कैलेंडर को प्रदर्शित करता है विक्रम संवत। और अपने इंडिया को आप लोग जानते हैं शक संवत। उसके बाद आता है पहलम या पार्थियन। इसकी राजधानी जो होती है यह तक्षशिला होते हैं। इसके प्रमुख शासक जो होते हैं वो गोंदोफार्मिस रहते हैं। तो इसलिए इससे उतना क्वेश्चन नहीं आता, पहलम या पार्थियन से उतना क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा गया है, लेकिन इस दोनों से क्वेश्चन जाता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आप लोगों को टैकल करके और जो भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझा दिए। उसके बाद इसमें सबसे BBI जो आता है वो कुषाण वंश आता है। देखिए ये चीन के सुरुचि और तोखरी जाति से संबंधित है। ये चीन के जो सुरुचि और तोखरी जाति होते हैं उससे संबंध में होते हैं। और देखिए यहाँ पे मैं आपको मैप बना करके आपको बताता हूँ। देखिए ये जो इधर का जो साइड जो है चीन के तो साइड जो ये वाला पार्ट हो गया, ये चीन साइड हो गया, ये चाइना हो गया। अब देखिए ये चीन का जो सुरुचि और टोकरी जाति जो आता है वह चाइना से क्या करता है कि ऐसे होकर के आता है, क्योंकि यहाँ से तो ये आ नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ का जो भी पार्ट है वो हिमालय से अपना घिरा हुआ है, हिमालय का क्षेत्र हो गया। तो ये हिमालय से डायरेक्ट इधर आ नहीं सकता था। तो ये क्या करता है कि इस साइड से घूम कर पहले मध्य एशिया में जाता है और फिर मध्य एशिया से क्या करता है कि इंडिया में प्रवेश करता है। जो मध्य एशिया से भारत में प्रवेश करता है 5 कुलों में विभाजित थे, जिसमें प्रमुख कुषाण थे और उसके संस्थापक कुजुल कटफिशेस। कुषाण वंश का संस्थापक जो होता है वो कुजुल कटफिशेस होता है। इसमें बीम कटफिशेस जो शैव उपासक होता है तो सोने के सिक्के चला है। तो इस तरीका से आप लोग दिखा रहे हैं। इसके संस्थापक कुजुल कटफिशेस रहता है। इसका सबसे प्रमुख शासक होता है जो कनिष्क होता है। इसकी राजधानी पुरुषपुर और पेशावर, और इसकी दूसरी जो राजधानी रहती है वो मथुरा रहती है। 78 ईस्वी में शासक बनने के उपलक्ष्य में इसने शक संवत चलाया। अब देखिए इसने क्या किया कि 78 ईस्वी में शक संवत को चलाया, जो अभी अपनी कैलेंडर है। और अपना कैलेंडर को आप लोग जान रहे हैं कि एग्जाम में पूछा हुआ था कि शक संवत के हिसाब से मेरा प्रथम महीना कौन आता है, तो प्रथम मंथ होता है वह चैत होता है, और अंतिम महीना जो होता है वह मेरा क्या होता है कि फागुन होता है। तो इस तरह फागुन होता है। इस तरीका से हम लोग इसको देख लेते हैं। इसने शक संवत चलाया जिसको राष्ट्रीय कैलेंडर से विकसित है। कनिष्क महायान शाखा से जुड़ा था। आप लोग जानते हैं कि बौद्ध संगीत का जो हुआ था, बौद्ध संगीत कनिष्क के समय में भी चौथा बौद्ध संगीत का आयोजन कनिष्क के समय में हुआ था। ये महायान शाखा से जुड़ा था और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चल रहे थे। इसने कितना ज़्यादा समय। अब एक चीज़ देखिए, एक बात आप लोग भी याद रखिएगा, जो इंडिया का जो मैप जो अपना है, देख लीजिएगा दोस्त। इसको थोड़ा मैप पर आप लोग नहीं जाइएगा, क्योंकि मैप मैंने राउंड में बना रखा है।
देखिए ये जो क्षेत्र था उस समय वो सिल्क रोड था। आप लोग देख सकते हैं कि चाइना से जो ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट वह सिल्क रोड था, और इसकी जो शासन जो थी वो यहाँ पे थी। यहाँ पे कुषाण की जो शासन था वो यहाँ पे था। कुषाण वंश का जो शासन था वो इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे, और सिल्क रोड ये था। अब आप लोग देखिए सिल्क रोड ये ऐसे होकर के ऐसे जा रहा था, इस पार्ट से आकर के ऐसे जा रहा था। तो इस जगह जो कुषाण वंश का जो शासन था उसको क्या होता था कि उस समय सिल्क रोड से जो रेशम का जो व्यापार होता था उससे इसको बहुत ज़्यादा आय का अर्जन होता था। इससे यह क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो गया, और बहुत ज़्यादा सुदृढ़ होने के कारण यह क्या किया कि सोने का सिक्का चलवाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यह बहुत सिल्क रोड से बहुत ज़्यादा इसको सोने बहुत ज़्यादा पैसा का उपार्जन होता था। तो इस तरीका से हमने देखा कि इसने क्या किया कि सोने का सिक्का, बहुत ज़्यादा संपत्ति धन संपदा होने के कारण ये सोने का सिक्का चलवाना स्टार्ट किया। और गंधार एवं मथुरा कला का विकास, इसने दोनों कला का विकास किया। आप लोग जानते हैं कि गंधार कला जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है, और मथुरा कला जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। और ऑलरेडी इंडिया का जो अधिकांश भाग जो है वह मथुरा कला से ही संबंधित है। जो इंडिया का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो अधिकांश जो इंडिया का जो क्षेत्र है वो मथुरा कला से ही संबंधित है। गांधार कला का जो संबंध है वह क्या करते हैं कि आप लोग पाकिस्तान पंजाब प्रांत साइड में वहाँ पे कुछ गांधार कला का से वो संबंधित है। अब देखिए इसका प्रमुख रत्न, इसका जो प्रमुख जो था वो अश्वघोष, अश्वघोष बुद्ध चरित्र की रचना की है अश्वघोष ने। और अश्वघोष ने ही क्या किया था कि कनिष्क के समय में यह प्रमुख था। इसने चरक संहिता की रचना की। ये कौन याद रखिएगा, सुश्रुत। चरक से आपसे पूछेगा कि नहीं, कभी क्वेश्चन नहीं आता है। चरक संहिता तो सब लोग जानता है कि चरक है, तो अश्वघोष को भी बुद्ध चरित्र लोग जानता है। लेकिन सुश्रुत के बारे में हम लोग बता देते हैं कि यह शल्य चिकित्सा के जनक थे। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है। सुश्रुत संहिता की रचना की थी। उसको भी मैं लिख सकता था कि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की थी, लेकिन मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया शल्य चिकित्सा। जो शल्य चिकित्सा यानी कि जोड़ फोड़ टूट से जो रिलेटेड था उसकी शुरुआत सुश्रुत ने ही की थी। और नागार्जुन जो शून्यवाद का जनक जिसको कहा जाता है, जिसने बताया था शून्यवाद का जनक, शून्यवाद का जनक जिसको हम लोग बोलते हैं। और सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में भी इन्होंने ही बताया था, नागार्जुन ने ही बताया था। तो इस तरीका से हम लोग देखा कि जो भी इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसने मैंने इस चीज़ को कवर कर लिया है मौर्योत्तर काल को। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे गुप्त काल का क्या पोजीशन रहता है, गुप्त काल में किस तरीका से विकास होती है, धीरे धीरे चला जाता है। तो उसके बाद फिर वो गुप्त काल का सबसे स्ट्रॉन्ग शासन होता है जो चंद्रगुप्त द्वितीय होता है। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना करता है, और उस तरह से वहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाती है। और इसको जो 319 ईस्वी में जो था, इसको चलाने वाला था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था कि इसको इस संवत को चलाया था। तो इस तरीका से हम लोग देखें कि जो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो था वो मैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर कर लिए। आप लोग क्या कीजिए कि इस चैनल को देखिए, एसएल प्रीलिम्स को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और इसको लोगों के बीच में पहुंचाइए। काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ वीडियो बनाया जाता है, तो थोड़ा आप लोग इसको लोगों के बीच में फैलाइए। और आप हमेशा क्या कीजिए कि बुक का भी कुछ सहारा लेकर के और ऑब्जेक्टिव को हमेशा सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा बनाइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा कि कहीं भी बनाइएगा तो इससे ज़्यादा कहीं भी विशेष क्वेश्चन नहीं आता है, आपको क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। और आप लोग क्या कीजिए कि मेरे चैनल एसएल प्रीलिम्स को आप लोग फैलाइए। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीक़े से अपना प्रिपरेशन कर रहेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।